Market Mantra, Market Mantra, Market Mantra, Market Mantra, Market Mantra, Market Mantra. Good evening and welcome to the Saturday edition of Market Mantra, in which we give you a complete update on the economic news of the day. Today we'll also be taking calls from your listeners on any queries that you may have on business, economic and stock market matters, but do remember that we don't address stock or company specific queries. The numbers to call us on are 23314444, 23717117 and 23717106. And those of you who would be calling us from outside Delhi, please prefix 011. My name is Rajesh Lake and with me is my co-anchor in Hindi, Prachi Priya. नमस्कार। कारोबारी खबरों के साथ मार्केट मंत्र हाजिर है। आज शनिवार है और आज हम आपके प्रश्नों को भी सीधे प्रोग्राम में शामिल करेंगे। सवाल पूछने के लिए आप हमें इन नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं। ये नंबर्स हैं 23314444, 23717117 और 23717106। दिल्ली से जो बाहर के श्रोता हैं वो इन नंबरों से पहले दिल्ली का एसटीडी कोड 011 भी डायल करें, लेकिन याद रखें कि हम किसी खास शेयर या कंपनी से जुड़े सवालों के जवाब इस कार्यक्रम में नहीं दे पाएंगे। आपके सवालों के जवाब देने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में आमंत्रित हैं वरिष्ठ आर्थिक विशेषज्ञ शरद कोहली। शरद जी, मार्केट मंत्र में आपका स्वागत है। वार्म वेलकम शरद। धन्यवाद प्राची, थैंक यू सो मच राजेश, और आकाशवाणी के सभी दर्शकों को मेरा अभिनंदन। चर्चा शुरू करेंगे मगर उससे पहले हेडलाइंस। Union Minister Piyush Goyal asserts India's exports to European Union can double in 5 years. Says FTA will be a game changer for countries' labour-intensive sectors. Global crude oil prices clock monthly gains of around 15% and US indices wrap up week on a mixed note. वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने बताया कि यूरोपीय संघ को भारत का निर्यात 5 वर्षों में 2 गुना हो सकता है। कहा कि मुक्त व्यापार समझौता श्रम प्रधान क्षेत्रों के लिए गेम चेंजर साबित होगा। वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में इस महीने लगभग 15% का उछाल और यूएस सूचकांकों ने सप्ताह का अंत मिले जुले रुख के साथ किया। Here's a disclaimer. The views and opinions expressed by the experts in this program are their own and not that of Akashvani. Akashvani advises its listeners to do their own research or consult a registered professional before taking any investment decision. We further advise all listeners to exercise due diligence and rely on their own judgment for taking any financial decision. बिल्कुल श्रोताओं, किसी भी तरह का निवेश करने से पहले आप अपनी जानकारी अपने बूते पर लाएं। शुरू करते हैं पहली खबर से। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते FTA से यूरोपीय संघ को भारत का निर्यात 5 वर्षों में 2 गुना हो सकता है। श्री गोयल ने व्यापारियों, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों, स्टार्टअप्स तथा उद्यमियों से अपने कारोबार का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विस्तार करने का आग्रह किया। उन्होंने प्रमुख राष्ट्रीय समाचार पत्रों को दिए अपने साक्षात्कारों को सोशल मीडिया पोस्ट में साझा करते हुए ये बात कही। श्री गोयल ने बताया कि ये व्यापार समझौता भारत को कई तरह से लाभ पहुंचाएगा। श्री गोयल ने कहा कि भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौता एक महत्वपूर्ण समझौता है। ये देश के संवेदनशील क्षेत्रों की रक्षा करते हुए भारत के लिए बड़े अवसर खोलेगा। श्री गोयल ने यह भी कहा कि ये मुक्त व्यापार समझौता देश के श्रम प्रधान क्षेत्रों के लिए परिवर्तनकारी साबित होगा और देश की विकास गाथा को गति प्रदान करेगा। We have our first caller on line with us, SL Gupta from Delhi. A warm welcome. Please go ahead and ask your question. आप सबको मेरा नमस्कार। मेरा सवाल सोवरन गोल्ड बॉन्ड से रिलेटेड है। गवर्नमेंट ने इनका फ्रेश इशू बंद कर दिया है क्या, लेकिन सेकेंडरी मार्केट से हम खरीद सकते हैं। तो मेरे को ये पूछना था, जैसे परचेज करने के बाद
इंटरेस्ट तो हमें मिलने लगेगा जब जी। भी ड्यू होगा ऑन ड्यू डेट। जी लेकिन क्या अगर मिड टर्म में जैसे खरीदते हैं तो मैच्योरिटी पे कैपिटल गेन रिलीफ मिलेगा बायर को या नहीं? सेकेंड। जी हाँ, गुप्ता जी का सवाल बहुत ही वाजिब है और मैं राजेश और प्राची को भी बताना चाहूंगा कि जी। बहुत लोगों को ये डाउट होता है कि जब हम इसको मिड टर्म खरीदते हैं, सेकेंडरी मार्केट से खरीदते हैं, तो जी। ऐसे में क्या होता है। देखिए गुप्ता जी, जो सिद्धांतिक रूप से तो आपको गोल्ड को 3 साल के लिए या 2 साल के लिए रखना होता है। तो अभी तक जो इस पे इंटरप्रिटेशन ये कहती है कि अब किसी ने मान लीजिए 8 साल का होता है, 7वें साल में खरीद लिया, तो टेक्निकली स्पीकिंग तो आपने वो पीरियड पूरा नहीं किया। पर हकीकत इसकी ये है, अभी मैं आपको हकीकत बता रहा हूं कि मैच्योरिटी पर सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड प्रिंसिपली टैक्सेबल नहीं है। तो अगर आप अभी तक जो मेरे जानकारी में आया है मामला, उसमें जिन जिन लोगों के हाथ में ये मैच्योर हुआ है उनके ऊपर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन नहीं लगा है। तो मैं समझता हूं आप फिलहाल इस जानकारी को लेके आगे बढ़ जाएं। अब आप देख लें कि आप कितने साल वाला ले रहे हैं, आप उसको 2 साल बाद ले रहे हैं, 3 साल बाद ले रहे हैं, यानी कि आपके पास कितने टाइम तक है। क्योंकि 8 साल का होता है, तो अगर आप लगभग 5वें-6ठे साल में खरीद रहे हैं तो कायदे से उसके बाद खरीद रहे हैं तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन उसमें बेनिफिट नहीं मिलना चाहिए। परंतु बहुत सारे लोगों ने मेरी संज्ञान में लिया है, तो मैं आपको सलाह दूंगा कि अगर आपने बीच में भी लिया है तो आप इसका कैपिटल गेन एग्जेम्पशन ले सकते हैं। क्योंकि अभी तक जो इंटरप्रिटेशन कहती है कि सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स की मैच्योरिटी को प्रिंसिपली लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से एग्जेम्प्ट माना जा रहा है। तो That's good news. हाँ, गुड न्यूज, मतलब ये ऐसा हो रहा है। देखिए प्रैक्टिकली राजेश, दिस शुड नॉट बी लाइक दिस, because if you're holding it for less than 3 years, then technically it is taxable. But I think that stamp of long-term capital gain exemption on sovereign gold bonds is there. So I think गुप्ता जी उसका फायदा उठा सकते हैं। शरद जी, दिल्ली से हमारे साथ मधुसूदन जुड़ रहे हैं। मधुसूदन जी, अपना सवाल पूछिए। सर हेलो। हेलो। सर मैं ये सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या इंडियन लोग फॉरेन स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं, और नहीं कर सकते तो क्यों? और क्योंकि जैसे कोरिया में लास्ट ईयर 72% गेन हुआ, तो उसका तो हमें नॉर्मल इन्वेस्टर को फायदा नहीं हुआ यहाँ पे जो इन्वेस्ट कर रहा है। जी देखिए संजय, भारत में आपको मैं बता देता हूं, एक लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम होती है। मधुसूदन जी क्षमा करें, लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम होती है, जिसको हम LRS कहते हैं। उसके अंतर्गत कोई भी भारतीय किसी भी वर्ष में $2.5 लाख तक भारत से बाहर भेज सकता है, और जिन कारणों से भेज सकता है उन कारणों में निवेश भी एक कारण है। तो पहले तो प्रिंसिपली आप यहां से फॉरेन एक्सचेंज, क्योंकि वो तो फॉरेन एक्सचेंज में करना पड़ेगा, आप उसको कर सकते हैं। उसमें अब यह है कि कुछ देश विदेशी सिटीजन्स को अपने यहाँ डीमैट अकाउंट खुलवाने की इजाजत नहीं देते हैं। तो आपको ये देखनी पड़ेगी, कोरिया का आपको चेक करना पड़ेगा क्या वो विदेशी नागरिकों के लिए सीधा खुलवाने देते हैं। परंतु मैं आपको ये बताना चाहूंगा, क्योंकि हम यहाँ किसी विशेष कंपनी या ब्रोकर का या किसी प्लेटफॉर्म का नाम नहीं लेते, कुछ प्लेटफॉर्म्स आपको अप्रत्यक्ष रूप से विदेशी मार्केट्स में इन्वेस्ट करने का मौका देते हैं। तो आप उनके यहाँ भारतीय रुपए में निवेश करते हैं, वो आपका वहां पर आगे, यानी कि वो कुछ ऐसे स्टॉक्स में निवेश करते हैं, तो अप्रत्यक्ष रूप से आप कर सकते हैं। आपने स्पेसिफिकली कोरिया का पूछा है, तो ये आपको चेक करना पड़ेगा। मैं उम्मीद करता हूं आपने साउथ कोरिया का ही पूछा है, तो वो आपको चेक करना पड़ेगा। बट प्रिंसिपली आप निवेश कर सकते हैं, और लिबरलाइज, और जिन देशों में ये अलाउड है तो वहां तो आप लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम के द्वारा $2.5 लाख तक सीधा भी, अगर वहां डीमैट अकाउंट आप खुलवा सकें और उसको आसानी से कर सकें, तो आप कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों को मैं जानता हूं जो इस काम को करते भी हैं। जी। From Delhi we are joined in by Sanjay Jha. A warm welcome, Sanjay. सर नमस्कार। नमस्कार सभी को। संजय। मुझे ये जानना है कि कल जो गोल्ड और सिल्वर में भारी गिरावट हुई जी। है वो किस कारणों से हुई है, और क्या ये मंडे भी इसी तरह का जारी रहेगा? और दूसरा एक क्वेश्चन है सर कि कोई भी कंपनी का मैंने शेयर लिया हुआ है, 3-4 साल हो गया जी, उसका शेयर का जो वैल्यू रह गया वो 50% रह गया, तो क्या मुझे उससे निकल जाना चाहिए या अभी रहने देना चाहिए? चलिए संजय जी, आपका पहला सवाल गोल्ड सिल्वर को लेके मैं सोच ही रहा था कि आज ये हो ही नहीं सकता कि आज के मार्केट मंत्र में ये प्रश्न ना आए। देखिए अमेरिका में एक एक्सचेंज है जिसको कॉमेक्स कहते हैं, कमोडिटी एक्सचेंज है, न्यूयॉर्क में वो है, और हर महीने कॉन्ट्रैक्ट के जरिए, जिसको डेरिवेटिव्स कहते हैं, स्पेकुलेटिव ट्रेडिंग कहते हैं, इसको इंडिया में हम लोग सट्टेबाजी कहते हैं, तो वहां पर फिजिकल गोल्ड और सिल्वर एक्सचेंज नहीं किया जाता, सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट्स लिए जाते हैं।
वो टर्म कुछ ऐसा है, प्राची भी मुस्कुरा रही हैं, वो टर्म कुछ ऐसा है, पर उसको स्पेकुलेटिव और डेरिवेटिव ट्रेडिंग कहते हैं। अगर हम अंग्रेजी के शब्द मुझे लगता है सुनने में थोड़े से और मॉडरेट लगते हैं, तो वो एक पर्टिकुलर डेट को एक्सपायर होते हैं। अब 28-29 को अमेरिका में वो एक्सपायरी हुई। इधर क्या हुआ कि डॉलर कमजोर हो गया था पीछे, डॉलर इंडेक्स भारतीय रुपए के खिलाफ नहीं, बाकी की जो 6, और मैं आज दर्शकों के लिए डॉलर इंडेक्स को 1 मिनट लेके आपकी इजाजत से बताना चाहूंगा। डॉलर इंडेक्स में 6 करेंसीज होती हैं, उसमें स्वीडिश फ्रैंक होता है, स्विस फ्रैंक होता है, यूरो होता है, जापानीज येन होता है, कनेडियन डॉलर होता है, स्वीडिश क्रोमा होता है। 6 करेंसीज को, ब्रिटिश पाउंड होता है, 6 करेंसीज। तो वो डॉलर इंडेक्स डॉलर के मुकाबले बहुत कमजोर हो गया था, यानी डॉलर कमजोर हो गया था। तो अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन को चिंता होने लग गई, तो इधर उन्होंने नए फेड गवर्नर की घोषणा करी। उन 6 मुद्राओं के तुलने में कम हो गया। भारतीय रुपए के खिलाफ तो एफपीआईज और एफआईआईज की वजह से रुपया कमजोर हुआ है, पर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर तो इस कमजोरी से मुझे लगता है अमेरिकी एडमिनिस्ट्रेशन में चिंता थी। और जेरोम पावेल साहब का जो फेड गवर्नर, उनका टर्म पूरा होने जा रहा है मई में, तो नए की घोषणा ट्रंप साहब ने करी, केविन वॉश। तो ऐसा माना जा रहा है कि केविन वॉश जब आएंगे, अब ये सब स्पेकुलेटिव है, तो वो डॉलर को मजबूत करेंगे। तो इस आशा में, मैं आपको बिल्कुल ऐसी टेक्निकल चीज बता रहा हूं जो शायद अभी कहीं जानकारी उपलब्ध नहीं है, इस आशा में जिन लोगों ने उन कॉन्ट्रैक्ट की एक्सपायरी पे उसको रोल ओवर नहीं किया, तो रोल ओवर ना करने से क्या हुआ कि खाली बिकवाली आती रही, खरीदारी नहीं आई। तो ये कारण है। दूसरा, कुछ लोग कह रहे हैं कि थोड़ा बहुत रशिया यूक्रेन की फिर संधि की बात एक एफर्ट किया जा रहा है, पर वो कई दफे हो चुका, उसको मैं इतना बड़ा कारण नहीं मानता। मेन कारण इसके पीछे ये था। अब आपका है कि मंडे को क्या होगा। देखिए, अभी जो गिरावट हुई है, इसको पहले भारतीय मार्केट गोल्ड और सिल्वर की भारत की प्राइसेस पे एडजस्ट करेगी। अब ये मंडे को शाम को जब विदेशी मार्केट फिर खुलेगी, तब पता लगेगा कि दोबारा कॉमेक्स में बाइंग आती है, क्योंकि ज्यादातर ये प्राइस डिस्कवरी अमेरिका और यूके में होती है। भारत में इसका कोई रोल नहीं होता है, भारत में हम प्राइसेस को डोमिनेट नहीं कर सकते हैं, तो हम इंतजार कर रहे हैं। दूसरा, आपने पूछा गोल्ड, किसी शेयर की प्राइस 50% अगर गिर चुकी है, क्या करना चाहिए। देखिए, अगर तो आप लंबे वक्त के निवेशक हैं तो आप बने रहिए, पर इसमें कंपनी की हालत आपको देखनी चाहिए कि कंपनी के कैसे तो नहीं, प्रॉफिट्स गिर गए हैं, उसका इबिट्टा नीचे जा रहा है लगातार, उसकी टॉप लाइन बॉटम लाइन खराब परफॉर्म कर रही है। बैक स्टोरी क्या कहती है? हाँ, तो उसको आपको फंडामेंटल्स देखने पड़ेंगे। अगर आपको कहीं कोई उम्मीद नहीं नजर आ रही है, और मैंने तो बड़ा मजेदार एग्जाम्पल में देता हूं कि कभी कंपनी जब हम चूज करते हैं, क्षमा करें मैं थोड़ा इसको लंबा जवाब ले रहा हूं क्योंकि बहुत सारे श्रोताओं को ये प्रभावित करता है। मुझे लगता है जिस प्रकार अरेंज मैरिज में लड़का लड़की चूज करते हैं ना, आप उसका खानदान देखते हैं कि कुछ कमाते हैं कि नहीं कमाते, देखने में कैसे हैं, उनकी मार्केट में रेपुटेशन, बाजार में रेपुटेशन, कोई केस तो नहीं चल रहा। अगर आप यही नियम कंपनी चूज करने में लगा दें कि प्रमोटर्स कैसे हैं, उनके ऊपर कोई केस तो नहीं चल रहा, उनको कितना वो कमाती है, तो मुझे लग रहा है कंपनी की चॉइस हमारी गलत नहीं होगी। खैर, हमें खेद है कि आपका मेहनत का कमाया हुआ पैसा आधा रह गया है। तो कंपनी के फंडामेंटल्स अगर कमजोर हैं संजय जी, फिर तो आप इसको लॉस बुक करके निकल आइए। परंतु अगर कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है और मार्केट सेंटिमेंट की वजह से नीचे है, तो आप बने रहिए, क्योंकि लॉस बुक करना कोई अच्छी बात तो नहीं होती है, ये तो आप मानेंगे जी। बिल्कुल शरद जी, जयपुर से हमारे अलग एक और श्रोता जो हैं वो कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। इनका नाम जितेंद्र है। जितेंद्र जी, अपना सवाल पूछिए। I think we've lost touch. प्राची जी के सिन्हा जुड़ रहे हैं हमारे साथ, राजेश फरीदाबाद से। के सिन्हा जी, अपना सवाल पूछिए। Okay. While we connect with our listeners, let's go on to our next story. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar today stated that India has strong partnerships with all League of Arab States, LAS, nations, and much of this is rooted in history. In his opening remarks at the second India-Arab Foreign Ministers meeting, which is underway in New Delhi, Dr. Jaishankar said they are meeting at an important juncture where the global order is undergoing transformation for a variety of reasons, and politics, economics, technology, and demography are all fully into play. He said that this is apparent in West Asia, where the landscape has undergone a dramatic change in the last year. This is the first India-Arab Foreign Ministers meeting hosted by India. The event is witnessing the participation of all 22 Arab nations. The meeting is taking place after a gap of 10 years. The first meeting was held in Bahrain in 2016, where the ministers identified 5 priority verticals of cooperation. These are economy, energy, education, media, and culture.
Our correspondent reports that the second India-Arab foreign ministers meeting is expected to build an existing cooperation, expanding and deepening this partnership. Ahead of the foreign ministers meeting, the fourth India-Arab senior officials meeting was held in the national capital yesterday. The meeting focused on enhancing bilateral ties and taking stock of the situation in West Asia. राजेश, कड़ी में और भी खबरों को हम शामिल करेंगे, मगर उससे पहले दिल्ली से हमें योगेश शर्मा कॉल कर रहे हैं। योगेश जी, अपना सवाल पूछिए। जी, मेरा सवाल दो सवाल हैं। मेरा पहला सवाल ये है कि फॉरेन इन्वेस्टर का जो सेल ऑफ आ रहा है, तो क्या ये अभी और आने की आशंका है या कोई ऐसा ट्रिगर पॉइंट एक्टिव हो चुका है कि ये अब कम होता जाएगा? दूसरा एक सवाल है कि ये थोड़ा टेक्निकल सवाल है कि बीएससी, और ये सभी श्रोता शायद फेस कर रहे होंगे ये दिक्कत, कि बीएससी स्मॉल कैप इंडेक्स या बीएससी मिड कैप इंडेक्स का ग्राफ हम लोग देख नहीं पा रहे हैं कहीं पर भी। जो गूगल फाइनेंस पे आता है वो 23 जनवरी पे अटक गया है, उसके बाद से कहीं भी अपडेटेड ग्राफ नहीं मिल रहा है बीएससी स्मॉल कैप और बीएससी मिड कैप इंडेक्स का। बिल्कुल योगेश, आपका पहला सवाल एफआईआई सेलिंग का है। एफआईआई और एफपीआई वाकई उन्होंने बहुत दिनों से बिकवा लिया, ऐसे जैसे लगता है दिवाली पे सेल लग जाती है दुकानों के बाहर या रक्षाबंधन पे सेल लग जाती है, इस प्रकार की सेल लगा रखी है। देखिए अब ये कब पलटेगा, ये लोग प्रॉफिट बुक कर रहे हैं, इन्होंने लाजमी बात है कि इन्होंने काफी नीचे के लेवल पे लिया होगा और अब ये पैसा अपना निकाल रहे हैं। मुझे लगता है जो वैश्विक आर्थिक अनिश्चितता बनी हुई है, ग्लोबल इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी बनी हुई है, इसमें क्या होता है कि लोग दूर दराज में पैसा नहीं लगाते हैं, तो ये पैसा इस वजह से निकाल रहे हैं। बहुत ही जियो इकोनॉमिक मैं कहूंगा शेकअप इस समय दुनिया में चल रहा है, तो उस कारण से निकाल रहे हैं। देखते हैं कब बंद होता है। बहुत लोग, पूरी मार्केट इस बात का इंतजार करी कि सभी के अंदर घबराहट है कि अपनी बिकवाली ये बंद करे। दूसरा आपका टेक्निकल सवाल है कि बीएससी से कुछ तकनीकी खराबी मुझे नजर आ रही है, पोर्टल में कई दफे खराबी हो जाती है, तो इसको देखते रहें आप, मुझे लगता है चेक करते रहें। आई एम श्योर जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है वो इसके पीछे काम कर रहा होगा। आप ऐसा कर सकते हैं कि आप एक मैसेज भी वहां पर ड्रॉप कर दें कि हम स्मॉल कैप और मिड कैप का चार्ट नहीं देख पा रहे हैं, तो इस समस्या का समाधान किया जाएगा। बहुत सारे लोग इसको फेस करें, मुझे और भी कई लोगों ने बताया है। हम इस प्लेटफॉर्म से तो कुछ नहीं कर सकते। अब हमारी आवाज़ अगर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के अधिकारी सुन रहे हैं तो हम उनसे दरख्वास्त करेंगे कि योगेश जी को जो इसके ना होने की वजह से समस्या आ रही है उसका समाधान किया जाए। महाराष्ट्र से गुरुनाथ जुड़ रहे हैं। गुरुनाथ जी, अपना सवाल पूछिए। जी मैम, नमस्कार। नमस्कार। होली सर को भी नमस्कार। नमस्कार गुरुनाथ। सर मेरा क्वेश्चन है सर, अभी ये सोना चांदी, अभी मैं चांदी के बारे में पूछना चाहता हूँ, क्योंकि ये अचानक इसमें बहुत बढ़ोतरी हो गई इसके रेट में, उछाला गया। तो सर ये मतलब चाइना ये सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है क्या, ये मेरे को जानना था। और क्या उन्होंने ये इसके लिए कुछ सप्लाई रोक दी है, और इसकी यूटिलाइज के बारे में पूछिए, बताइए जरा, क्या ये यूज होता है। जैसे घर के लिए तो खरीदते हैं लोग। और मेरा दूसरा सवाल है, अभी जो यूरोपीय यूनियन के हमारा जो एग्रीमेंट हुआ है, 27 देश आते हैं यूरोपीय यूनियन, और ये जो अरब लीग 22 देश है जी, तो ट्रम्प ने जो हमारे ऊपर जो थोपा है ये जो टैरिफ, तो क्या इसका इम्पैक्ट, मतलब क्या इसका ये हो सकता है? थैंक यू। चलिए गुरुनाथ जी, पहला सवाल आपका चांदी को लेके है। ये सच है कि चाइना के पास लगभग 50-60% रिफाइनिंग कैपेसिटी चाइना के पास है। बिल्कुल, चांदी में बहुत बड़ा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मैं कहूँगा कि खेल हो रहा था। कुछ देश उसको होल्ड कर रहे थे, कुछ बड़े इन्वेस्टर्स ने रोक के रखी हुई थी। और आपने कहा कहाँ कहाँ इस्तेमाल होती है, ये सोलर बैटरीज में इस्तेमाल होती है, आपके घर के चम्मच और कटोरी, और वो जो बच्चे को पैदा होते ही शहद पिलाते हैं ना चम्मच से, उसके अलावा मैं बता रहा हूँ सोलर सेल्स में, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बैटरीज में, और सबसे बड़ा जो आजकल इस्तेमाल हो रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के डेटा इक्विपमेंट में इसका यूज़ किया जा रहा है। और भी कुछ इलेक्ट्रॉनिक उपकरण हैं जहां इसका यूज़ हो रहा है। लगभग 55% चांदी जिसका खनन होता है, माइन होती है, वो समाप्त हो जाती है। समाप्त मतलब वो इन चीज़ों में यूज़ करके वो खत्म हो जाती है। ऐसा नहीं कि सोलर सेल में से बाद में आप छील के चांदी निकाल लें, वो चांदी समाप्त हो जाती है। बिल्कुल ये ठीक है, चांदी की शॉर्टेज चल रही है। चाइना ने इसको रेयर अर्थ मिनरल कैटेगरी में भी डाला है। क्योंकि आपका सवाल लंबा है तो मैं छोटा रख रहा हूँ। चांदी पे तो हम पूरे दिन बात कर सकते हैं। दूसरा आपका EU FTA की बात है। बिल्कुल, भारत ने एक साथ 27 देशों से ये करार किया है।
बड़े छोटे सब देश हैं। $200 बिलियन का अभी हमारा व्यापार है, ये डबल होने की उम्मीद है अगले 5-7 साल में। बिल्कुल ट्रंप साहब ने के टैरिफ्स की वजह से जो भारत के निर्यातकों पर असर हुआ था, काफ़ी हद तक हम उस असर को समाप्त करने में सफल होंगे। इसमें थोड़ा वक्त लगेगा क्योंकि नई मार्केट्स के नए ऑर्डर्स होते हैं, नई रिक्वायरमेंट्स होती हैं, उसको धरातल पर आने में समय लगता है। जैसे अभी यूरोपियन पार्लियामेंट इसको रैटिफाई करेगा, कुछ समय लगेगा, पर हम इस समस्या का समाधान पा लेंगे। हम आत्मनिर्भर हो जाएंगे, हमें किसी एक देश पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपके बिल्कुल ख्याल से मैं बिल्कुल सहमत हूँ, सिर्फ उसमें हाँ मिलाना चाहता था जी। From Faridabad, we are joined in by K.K. Sinha. A warm welcome. हेलो, Please go ahead and ask your question, Mr. Sinha. मार्केट बजट टीम पुलिस आपको मेरा नमस्कार। नमस्कार सिन्हा साहब। ये गोल्ड और सिल्वर के ETF का रेट कैसे डिसाइड होता है, अच्छा। और इसका यूएस मार्केट का जो रेट होता है गोल्ड और सिल्वर का, उसका इस पे कैसे प्रभाव पड़ता है? गोल्ड और सिल्वर का सिन्हा साहब ETF जो होता है वो एसेट मैनेजमेंट कंपनीज उसको मैनेज करती हैं, और आपके लिए आसान हो जाएगा समझना जब मैं ये बात बताऊंगा कि जितना भी आप ETF में निवेश करते हैं उसके बराबर का गोल्ड या सिल्वर ETF को अपने वेयर हाउस में रखना पड़ता है, भले ही आप थोड़ा सा क्यों नहीं इन्वेस्ट करें। तो जैसे जैसे इसकी सिन्हा साहब कीमत ऊपर नीचे जाती है, वैसे वैसे ETF ने जिस कीमत पे उसको लिया होता है और जिस कीमत पे आज है, उसको प्रॉफिट या लॉस आपको उसकी वैल्यू उस हिसाब से दिखाई देने लग जाती है। और आपने पूछा यूएस से कैसे होता है, तो यूएस में इसको ट्रॉय आउंस में नापा जाता है। जैसे उदाहरण के तौर पर अभी इस समय सिल्वर कल क्लोज हुआ है $84 प्रति ट्रॉय आउंस पे, और गोल्ड क्लोज हुआ है लगभग $4800-$1850 से। तो उसको पहले आउंस को हम लोग तो 10 ग्राम में मेजर करते हैं और सिल्वर को हम किलो में मेजर करते हैं। तो पहले डॉलर का रुपया बनाया जाता है, फिर आउंस का 10 ग्राम या किलो बनाया जाता है। इस प्रकार से भारतीय कीमत निकाली जाती है। थोड़ा बहुत फर्क रहता है, जैसे मान लीजिए चेन्नई में ही महंगा होता है, यहाँ पर सस्ता है, तो उसमें लॉजिस्टिक कॉस्ट, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जुड़ जाती है, GST जुड़ जाता है अगर आप स्पॉट ले रहे हैं। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, पर आपको मोटा मोटा मैंने बता दिया। उम्मीद करता हूं अब आपको समझ आएगा कि ये प्राइस डिस्कवरी कैसे की जाती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अरब देशों के विदेश मंत्रियों, अरब लीग के महासचिव और अरब देशों के प्रतिनिधि मंडलों के प्रमुखों से मुलाकात की। इस दौरान प्रधानमंत्री ने भारत और अरब देशों के लोगों के बीच गहरे और ऐतिहासिक संबंधों के बारे में बताया। श्री मोदी ने आगामी वर्षों में भारत अरब साझेदारी को लेकर अपने विचार साझा किए। उन्होंने व्यापार और निवेश, ऊर्जा, प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य तथा अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सहयोग को गहरा करने की भारत की प्रतिबद्धता को दोहराई, ताकि सभी देशों के नागरिकों को पारस्परिक लाभ मिल सके। Finance Minister Nirmala Sitharaman will present the Union Budget 2026-27 tomorrow, marking her 9th consecutive budget. In a break from the usual weekend routine, the Bombay Stock Exchange and the National Stock Exchange will hold a live trading session tomorrow, despite it being a Sunday. Earlier this month, the exchanges informed investors that trading will proceed during regular hours from 9:15 a.m. to 3:30 p.m. IST, while the commodity derivatives market will extend its trading until 5 p.m. IST. The Multi-Commodity Exchange of India has also said in a circular that it will conduct a special live trading session on the same day to mark the presentation of the budget. The special session will run from 8:45 a.m. to 8:59 a.m. IST. Thereafter, trading session will be conducted on MCX from 9 a.m. to 5 p.m. IST. Union Budget 2026-27. Listen to Akashvani News for a special day-long live program on Union Budget. For an in-depth analysis by experts. Special budget bulletins. People's reaction on the budget and exclusive interviews. Tune into Akashvani FM Gold Channel and other frequencies. Also available on our mobile app, News on AIR. YouTube channel News on AIR Official and OTT platform Waves. From 10:10 a.m. to 10 p.m. on Sunday, 1st of February. Kindly make a note that Akashvani will bring you day-long special programs with live discussions on the budget, as a result of which there will not be any Market Mantra program tomorrow. राजेश, बेंगलुरु से हमारे साथ NR प्रसाद जुड़ रहे हैं। प्रसाद जी, अपना सवाल पूछिए।
Hi, good evening, Market Mantra. This is N.R. Prasad from Bangalore. Hello, Rajesh ji. Hello, Priya ji. Sharad ji, good evening to you. Two questions. Good evening. First is Union Budget is tomorrow with India's FTA with European Union plus US trade tariff is likely to come down. With all this three background, how the Indian market would fare from Monday onwards, especially which sector will rally most in the next 2 months? My second question is, see, generally what happens is when Indian market opens at 9:15 in the morning, before that Japan, Singapore and Hong Kong market get opened already. Would it influence these three markets? Would it influence the Indian stock market to begin with? And generally what I observed is around 1:30, 2 o'clock, the European market opens. And if it is negative in the morning, it gets reversed in the afternoon, and vice versa also. So whether these markets will have a bearing individually on Indian markets too? That's my question. Thank you. All right, Mr. Prasad, your first question is about the budget and which sectors in the backdrop of India, EU, FTA and the other FTAs. I think the sectors to be looking at should be defense, should be infrastructure, should be agriculture-based products, should be FMCG, should be renewable energy. You're going to see a lot of announcements related to that, hopefully. And your second question is regarding, we have three European markets, which open before us, although NASDAQ, S&P and Dow Jones is in America, which close at night because of the time difference. We have CAC, DAX and FTSE, France, Germany and the UK, who open at about 1:30 our time. And of course, Straits Times, Hang Seng and Kospi. Yes, the markets do take cues from each other. In principle, I'm going to tell you, although it's a bit of a detailed discussion, they do take cues from each other, and the markets do react to how other markets are performing, Mr. Prasad. In brief, I can tell you today. Next time you can ask, I'll give more details. Moving on, global crude oil prices settled lower yesterday, consolidating recent gains but holding near 6-month highs. A rise in the dollar following US President Donald Trump's announcement of his Fed governor nomination put some pressure on oil prices. Yesterday, Brent crude futures settled almost flat at $70 and 69 cents per barrel, while WTI crude futures dipped over 0.3% to close at $65.21 per barrel. However, both benchmarks registered solid monthly gains, with Brent surging 16% and WTI climbing 14%. The strength in monthly performance was underpinned by several external factors that have kept crude markets on edge. Tensions between the United States and Iran added a risk premium as traders factored in the threat of supply disruptions. At the same time, falling US crude inventories and production concerns in key regions continued to support prices. Major US indices edged down yesterday as investors assessed President Donald Trump's nomination of former Federal Reserve Governor Kevin Warsh to succeed Federal Reserve Chair Jeremy Powell. The Nasdaq Composite Index dipped over 0.9%, the S&P 500 fell more than 0.4%, and the Dow Jones Industrial Average ended nearly 0.4% down. Meanwhile, investors offered a mixed response to mega cap earnings this week, underscoring that record levels of capital spending will be tolerated only as long as growth remains strong. For the week, the S&P 500 rose 0.3%, while the Dow fell 0.4% and the Nasdaq lost 0.2%. So, how do you see what is happening in the US affecting us in the Indian continent? I think there's a lot happening across the world right now, especially the US. The new Fed governor announcement shook the gold and silver market. We need to keep a close watch on the US dollar. And I think the India-US FTA deal, after all, it seems very elusive, but you can see this happening because all the Commerce Minister said, all the sticky points have been removed, so we should be with fingers crossed. बिल्कुल शरद जी, कार्यक्रम में आने और चर्चा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अब चलते चलते एक नजर आर्थिक सुर्खियों पर। My pleasure. Union Minister Piyush Goyal asserts India's exports to European Union can double in 5 years, says FTA will be a game changer for country's labour-intensive sectors. Global crude oil prices clocked monthly gains of around 15%, and US indices wrap up week on a mixed note.
That's all we have in this edition of Market Mantra. Till tomorrow, goodbye. इस कार्यक्रम में विशेषज्ञों द्वारा विचार उनके अपने हैं। आकाशवाणी अपने श्रोताओं को सलाह देता है कि निवेश का निर्णय करने से पहले स्वयं रिसर्च करें या किसी पंजीकृत सलाहकार से राय लें। Market Mantra.